हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर रैंकर्स। तो कैसे हो आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग अपने डीएलएड एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। और जिस बच्चे का डीएलएड का एग्जाम हो चुका है, मैं आशा करता हूं कि उनका एग्जाम बहुत ही अच्छा से गया होगा। तो जिस बच्चे का एग्जाम में अभी टाइम है, यानी कि 2-3 दिन में होने वाला है, उसके पास अभी मौका है कि वह कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को याद कर ले, ताकि वो यानी कि ताकि उसको एग्जाम में फायदा हो जाए। तो मैं यहां पे आपको करवाने वाला हूं साइंस के टॉप 50 इंपॉर्टेंट सवाल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है डीएलएड एग्जाम के लिए। तो जरूर आप ये 50 सवाल को याद करके एग्जाम देने जाइएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप ना वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जब आप वीडियो को पूरा अंत तक देखोगे तभी आपको फायदा होने वाला है। ऐसे बीच में छोड़ के जाओगे तो कुछ भी फायदा नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे। पहला सवाल है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? बताइएगा। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कैसा होता है? त्रिभुजाकार पिरामिड, अष्टफलकीय पिरामिड, समतलीय या चतुष्फलकीय? तो याद रखिएगा, सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार अष्टफलकीय होता है। कैसा होता है सल्फर एक हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार? तो अष्टफलकीय होता है, याद रखिएगा। मैं क्वेश्चन को बार बार इसलिए पढ़ता हूं ताकि आपको याद करने में कोई दिक्कत ना हो। मैं आपको वीडियो देखते देखते याद करवा दूं, मेरी यही कोशिश रहती है प्रत्येक वीडियो में। अगला क्वेश्चन है, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? बताइएगा। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? न्यूटन, रदरफोर्ड, जेम्स वाट या फिर गैलीलियो ने? तो याद रखिएगा, टेलीस्कोप की खोज गैलीलियो ने किया था। किसने किया था? गैलीलियो ने टेलीस्कोप की खोज किया था। अगला क्वेश्चन है, हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? बताइएगा। तो हवाई जहाज का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया था। किसने किया था? राइट ब्रदर्स ने किया था हवाई जहाज का आविष्कार। अगला क्वेश्चन है, कैसेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ियां तंत्रिका होती है? मतलब कैसेरुकी रज्जु में कितनी जोड़ियां तंत्रिका होती है? तो 33। कितनी होती है? 33 जोड़ी तंत्रिका होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती क्रियाओं जिसे कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहां पर है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहां पर है? प्रमस्तिष्क में, अनुमस्तिष्क में, कशेरुक रज्जु में या तंत्रिका कोशिका में? तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण ये कशेरुकी रज्जु में है। कहां पे है? कशेरुक रज्जु में है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण। कहां पे? आप लोग ना मेरे साथ बोलिए ताकि याद हो जाए आपको। तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कशेरुकी रज्जु में है। अगला क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, तो उसके स्रावन के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो याद रखिएगा, वो है TSH। कौन सा है? TSH, जिसे कहते हैं थायराइड, क्या कहते हैं? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निषेचन की क्रिया कहां पर होती है? तो निषेचन की क्रिया जो है ना, ये होता है अंडवाहिनी में। निषेचन की क्रिया कहां होती है? अंडवाहिनी में निषेचन की क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन के सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है। पीतल के बर्तन को कलई करते समय गर्म बर्तन के सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं कौन सा होता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। कौन सा धुआं होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको बोलते हैं CO, इसका होता है सूत्र। अगला क्वेश्चन है, जस्ता का एक आयतन भाग, जस्ता का एक आयतन भाग घनत्व 7100 kg प्रति मीटर क्यूब को 2 आयतन भाग तांबा में बांटा जाता है। घनत्व जिसका 8900
यानी कि 8900 केजी प्रति मीटर क्यूब से मिलाने पर पीतल बनता है। मतलब उसका तो पीतल का घनत्व देखिए, ये बहुत ही लंबा चौड़ा न्यूमेरिकल बनता है। सिर्फ मैं आपको यहाँ पे इसका आंसर बता देता हूँ, क्योंकि न्यूमेरिकल यहाँ पे मैं स्क्रीन पे अच्छा से नहीं समझा सकता हूँ। तो आप लोग ना इसका देख लीजिएगा, अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं इसका कॉपी में बना के दे दूंगा वीडियो, कमेंट करिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8300 केजी मीटर प्रति क्यूब हो जाएगा पीतल का घनत्व। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन की खून के जमने की आवश्यकता होती है? माने कौन सी विटामिन को खून के जमाने के लिए आवश्यकता होता है? तो याद रखिएगा विटामिन के। देखिए विटामिन के क्या करता है, ये खून को जमाने में मदद करता है, और जब विटामिन के की कमी हो जाती है तो खून का थक्का नहीं बनेगा, माने खून नहीं जमता है। अगला क्वेश्चन है, अल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद क्या है? बताइएगा। अल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद क्या है? तो इथाइल अल्कोहल है। अल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद इथाइल अल्कोहल है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन है? बताइएगा, ये इनमें से कौन सा हार्मोन होता है? तो इंसुलिन ये एक हार्मोन है। बाकी बात आरएनए, इन्वर्जेटेज, एस्कॉर्बिक एसिड ये सब हार्मोन नहीं है, इंसुलिन हार्मोन होता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? बताइएगा। तो विद्युत उत्पादन के लिए यूरेनियम धातु का उपयोग किया जाता है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? यूरेनियम का किया जाता है। अगला सवाल है, गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक अधिक मात्रा में उपयोग करेंगे? तो गेहूं की खेती के लिए नाइट्रोजन उर्वरक का सबसे अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है। किसका? तो नाइट्रोजन का, गेहूं की खेती के लिए। अगला क्वेश्चन है, चूहा मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? चूहा मारने वाला जो जहर है वो किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? तो पोटेशियम साइनाइड से बनता है। चूहा मारने वाला जहर पोटेशियम साइनाइड से बनता है। अगला सवाल है, पीतल में कौन कौन सी धातु होती है? देखिए मैंने कहा पीतल, आपको ट्रिक से याद रखना है, पिताजी, पिताजी। एक बार ट्रिक जब बता देंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। पिताजी आपको ट्रिक से याद रखना है। पी से होता है पीतल, माने पीतल का मिश्रण, ता से तांबा, और जी से क्या? जस्ता। तो पीतल का मिश्रण क्या हो जाएगा? तांबा और जस्ता। राइट आंसर देखिए किस में है? तांबा और जस्ता, ये पीतल का मिश्रण है। पीतल में ये धातु पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, एस्पिरिन कहां से मिलती है? बताइएगा। एस्पिरिन ये कहां से मिलती है? तो एक पेड़ से मिलता है। एस्पिरिन जो है ये पेड़ से मिलता है, पेट्रोलियम से, पृथ्वी से नहीं। एस्पिरिन पेड़ से मिलता है। अगला सवाल है, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? बताइएगा। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तांबा, चांदी, सोना या लोहा? तो इसमें लोहा पाया जाता है। मायोग्लोबिन में लोहा धातु पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो जब आप हाइड्रोजन को जला देंगे ना, तो हाइड्रोजन जलने से पानी बनता है। क्या बनता है? पानी। देखिए हाइड्रोजन को कैसे जलाएंगे आप? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से विक्रिया करेगा तो H2O जल बनाता है। तो हाइड्रोजन को जलाने से पानी बनता है। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? देखिए जब आप चुंबकीय चूही लेंगे, यानी कि जो सुई लेंगे ना, तो वो उत्तर दिशा में संकेत करती है। उत्तर दक्षिण में ही होता है चुंबकीय सुई, तो वो उत्तर दिशा की ओर संकेत करती है। कौन? चुंबकीय सुई। अगर उत्तर नहीं होगा तो दक्षिण मारिएगा, उत्तर दक्षिण में रहती है चुंबकीय सुई। अगला क्वेश्चन है, महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे उत्पन्न होती है? महासागर में जो ऊंची जल तरंगे हैं वो कैसे उत्पन्न होती है? तो चंद्रमा से उत्पन्न होती है। कैसे उत्पन्न होती है? चंद्रमा से महासागर में ऊंची जल तरंगे उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, सोना को घोला जा सकता है, तो सोना को किस में घोला जा सकता है आपको ये बताना है। तो सोना को क्या था? सोना को ना 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा 1 भाग नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में घोला जा सकता है। और इस मिश्रण को क्या कहते हैं? इसको एक्वारेजिया कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्वारेजिया।
एक्वा रेजिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है 3 और नाइट्रिक अम्ल होता है 1 के अनुपात में। अगर आपसे पूछा जाए एक्वा रेजिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का अनुपात कितना होता है, तो 3:1 होता है। और एक्वा रेजिया में सोना को घोला जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते, बताइएगा। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं, तो तंतु को गर्म करके पैदा किया जाता है। श्वेत प्रकाश को नली में ना तंतु को गर्म करके पैदा किया जाता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, किसी कमरे को ठंडा किया जा सकता है कैसे, पानी के बहने से, संपीड़ित गैस को छोड़ने से, रसोई गैस से, या ठोस को पिघलाने से। तो किसी भी कमरे को अगर ठंडा करना है तो संपीड़ित गैस को छोड़ने से। किसी भी गैस को ठंडा किया जा सकता है किस गैस से, तो संपीड़ित गैस के छोड़ने से किसी भी कमरे को ठंडा किया जा सकता है। संपीड़ित गैस का मतलब होता है CNG, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग अलग करने का तरीका क्या है। देखिए, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, पता होगा, श्वेत प्रकाश में 7 रंग। और जब ये श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है ना, तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो बोला गया कि रंगों को अलग अलग करने का तरीका क्या है, तो एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा। अगला सवाल है, लोलक की काल विधि है। लोलक की कालावधि क्या है, द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है लोलक, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, समय के ऊपर निर्भर करती है, या तापक्रम के ऊपर निर्भर करती है। तो देखिए, जो लोलक की कालावधि है ये लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है लोलक, ये लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। अगला सवाल है, तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। यानी कि तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा क्या होती है, जल जाती है। किस कारण से जलती है ये बताना है। अवरक्त किरण के कारण, क्लोरीन के कारण, उष्मा के कारण, या पराबैंगनी किरण के कारण। तो तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, किस कारण, तो क्लोरीन के कारण। अगला क्वेश्चन है, जब वैद्युत की ऊर्जा गति में परिवर्तन होती है तो क्या होता है। देखिए, जब वैद्युत की ऊर्जा गति में परिवर्तन होती है ना, तो 30% उष्मा की हानि होती है। क्या होती है, 30% उष्मा की हानि होती है विद्युत की ऊर्जा गति में परिवर्तन होने के कारण। अगला क्वेश्चन है, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है। तो शक्कर के किण्वन से ना इथाइल अल्कोहल बनता है। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है बोलिएगा, इथाइल अल्कोहल बनता है शक्कर के किण्वन से। अगला क्वेश्चन है, रडार का आविष्कारक कौन था, बताइएगा। रडार का आविष्कार किसने किया था, रॉबर्ट वाटसन ने, फ्लेमिंग ने, बुश बाल ने, या ऑस्टिन ने। तो रॉबर्ट वाटसन ने किया था। रडार का आविष्कार रॉबर्ट वाटसन ने किया था। अगला सवाल है, कृमि खाद माने वर्मी कंपोस्ट बनाने हेतु निम्न में से किस कृमि कीड़े का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा मिट गया है, यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है कि कृमि खाद बनाने के लिए किस कीड़े का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, केचुआ का प्रयोग किया जाता है। कृमि कीड़ा बनाने के लिए ना केचुआ का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है, हीलियम परमाणु के एल कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम परमाणु के एल कक्षा में देखिए KLMN होता है। तो देखिए, हीलियम अगर हम परमाणु के कक्षा बनाए, कक्षा क्या होता है, देखिए कक्षा ऐसे होता है ना। हाँ, अब हीलियम जिसका परमाणु संख्या 2 होता है, परमाणु संख्या 2, तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा 2। तो 2 गो इलेक्ट्रॉन तो पहला कक्षा में भर जाएगा, मतलब यानी के कक्षा में। तो एल कक्षा में 1 गो इलेक्ट्रॉन ना आएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0। हीलियम परमाणु के एल कक्षा में 0 इलेक्ट्रॉन होता है। अगला सवाल है, डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने में 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला था। मतलब डीएनए का मॉडल जो प्रस्तुत किया था उनको 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला था। किसने डीएनए मॉडल प्रस्तुत किया था, तो वाटसन एवं क्रिक ने। डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने में 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला था, वाटसन एवं क्रिक को मिला था। अगला सवाल है, कीट भक्षी पौधा है, बताइएगा इसमें से कौन कीट भक्षी पौधा है। अमरबेल, गुलाब,
ड्रोसेरा या नागफनी? तो ड्रोसेरा याद रखना, ये कीट भक्षी पौधा होता है ड्रोसेरा। अगला क्वेश्चन है, निकोटीन चाय पाया जाता है, निकोटीन चाय किसमें पाया जाता है? चाय की पत्ती में, तंबाकू की पत्ती में, कॉफी की पत्ती बीजों में, या फिर नीम की पत्ती में? तो निकोटीन जो है ना, ये पाया जाता है तंबाकू की पत्ती में। निकोटीन किस में पाया जाता है? तंबाकू की पत्ती में पाया जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पौधों के किस भाग में कॉफी प्राप्त होती है? तो कॉफी जो होता है ना, वो बीजों से प्राप्त होती है। कॉफी किससे प्राप्त होती है? बीज से प्राप्त होती है कॉफी। और जबकि चाय पत्ती चाय यानी कि पत्ता से प्राप्त होता है, और कॉफी बीज से प्राप्त होता है। अगला सवाल है, जीवों की उत्पत्ति जीव से होती है, इस कथन का सत्यापन किया था। मतलब यह किसने कहा था कि जीवों की उत्पत्ति जीव से ही होती है? तो यह कहा था ओपेरेनिन ने कहा था। किसने कहा था? जीवों की उत्पत्ति जीव से ही होती है, तो ओपेरेनिन ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई थी किस पर? जो प्रथम जीव की उत्पत्ति है हुई थी कहाँ? पृथ्वी पर, जल में, हवा में, या फिर किसी अन्य ग्रह पर? तो जो प्रथम जीव की उत्पत्ति है उसकी उत्पत्ति जो है ना जल में हुई थी। प्रथम जीव की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? जल में हुई थी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सबसे कठोर है? तो सबसे कठोर पदार्थ होता है हीरा। क्या होता है? हीरा। हीरा कार्बन का एक अपरूप होता है। अगला सवाल है, दोमट जिसे कहते हैं लोम, मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? तो दोमट मिट्टी में ना ये मिलता है, सभी प्रकार के कण मिलते हैं। बालू के भी कण मिलते हैं, चिकना कण भी मिलते हैं, पासु कण भी मिलते हैं। दोमट मिट्टी में सभी प्रकार के कण मिलते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? चिकनी मिट्टी में, पांसु मिट्टी में, बलुई मिट्टी में, या लोम मिट्टी में? तो पौधों की सबसे अधिक पानी चिकनी मिट्टी में मिलता है। पौधों को जो सबसे अधिक पानी मिलती है ना, वो चिकनी मिट्टी में मिलती है। अगला क्वेश्चन है, किस मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होता है? तो कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होता है किस मिट्टी में? आपको यह बताना है, तो चिकनी मिट्टी में। चिकनी मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला सवाल है, खनिज क्या है? तो खनिज ये अकार्बनिक ठोस होता है। खनिज क्या होता है? तो अकार्बनिक ठोस होता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्नलिखित में से किस में मिलता है? खनिज यौगिक में, खनिज मिश्रण में, प्राकृतिक तत्व में, या किसी में भी नहीं? तो एक ही प्रकार का परमाणु ये प्राकृतिक तत्व में मिलता है। एक ही प्रकार का परमाणु किस में मिलता है? प्राकृतिक तत्व में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, खाने का नमक NaCl किससे बनता है? तो जो खाने का नमक है ना, ये किससे बनता है? तो मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। नमक अम्ल और क्षार के मिलने से बनता है नमक। अगला क्वेश्चन है, पौधों में नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहते हैं? यानी कि बे पौधा जो नमक वाले मिट्टी में उगता है उसको क्या कहते हैं, बताइएगा। तो उस पौधे को कहते हैं क्या? हेलोफाइट कहते हैं। यानी कि जो पौधा नमक युक्त मिट्टी में उगता है उसको हेलोफाइट कहते हैं जी। जो पौधा नमक युक्त मिट्टी में उगता है ना, उसको हेलोफाइट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, संवहनी पौधों में पानी किससे ऊपर जाता है, बताइएगा। संवहनी पौधों में जो पानी होता है वो किससे ऊपर जाता है? फ्लोएम टिश्यू से, पेरेनकाइमन टिश्यू से, मेरिस्टेमस टिश्यू से, या फिर जाइलम टिश्यू से? तो ज से जाइलम और ज से क्या होता है, याद रखिएगा, जल। तो जो संवहनी पौधों में पानी जाता है जाइलम टिश्यू से। किससे? जाइलम टिश्यू से, जाइलम उत्तक से। अगला सवाल है, पौधों का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन करता है? तो फूल किससे बनता है? तना, शाखा, पर्ण, या जड़? तो फूल बर्न यानी कि बनता है किससे? पर्ण से बनता है। पर्ण माने लीव्स, लीव्स से बनता है। फूल माने पत्ती से बनता है फूल। अगला सवाल, भ्रूण किस में मिलता है, बताइएगा। फल, पर्ण, बीज, या कली में? तो जो भ्रूण है ना, ये बीज में मिलता है। किस में मिलता है भ्रूण? तो बीज में मिलता है, याद रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होती है? क्लोरोप्लास्ट में होती है। अगला सवाल है,
सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा करता है? तो सहज प्रणाली का परिवर्धन ये प्रणाली की स्वपोषी क्रिया होती है। सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो प्रणाली की स्वपोषी क्रिया। अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट सवाल है, जीनेटिक्स निम्नलिखित में किसका अध्ययन है? जीनेटिक्स के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो आनुवंशिकता एवं विचरण। जीनेटिक्स ये आनुवंशिकता एवं विचरण के अध्ययन को कहते हैं। जीनेटिक्स किसको कहते हैं? आनुवंशिकता एवं विचरण के अध्ययन को कहते हैं। तो ये थे साइंस के टॉप 50 इंपॉर्टेंट सवाल। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ना वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में अपना राय दीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा है। अगर कुछ कमी है तो ये भी कमेंट में बताइएगा ताकि मैं उसे सुधार सकूं। और भाई मेरे वीडियो को यानी कि लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमको बहुत ही मोटिवेशन देता है। आप जरूर सपोर्ट कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।